हम जैसे दिखने वाले एक्टरों का राम गोपाल वर्मा उस समय भगवान थे। मधुर भंडारकर बुलाए ऑफिस उस समय और वो ट्रैफिक सिग्नल वाला रोल मुझे दिया। आज हमारे साथ हैं एक्टर गोपाल सिंह जी, जिन्हें आप कई फिल्मों में अलग-अलग किरदार में देख चुके हैं। आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे। गोपाल जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। गोपाल जी, शुरुआत से चलते हैं। कब आपको लगा कि एक्टिंग प्रोफेशन में करियर बनाना है? वो कौन से मोमेंट्स थे? कब? क्या है कि मेरा जन्म बिहार कैमूर में हुआ था, बट चूंकि मेरे फादर छत्तीसगढ़ में नौकरी करते थे तो मैं वहीं पला बढ़ा। छत्तीसगढ़ में ही? जी हाँ, चिरमिरी करके जगह है। तो वहाँ हफ्ते में एक दिन रोड साइड सिनेमा दिखाया जाता था। हुँ। तो हम छोटे थे, बच्चे थे और हमको अनाउंसमेंट से पता चल जाता था कि आज शाम को ये फ़िल्म दिखाई जाने वाली है। तो हम अपनी बोरी ले करके और पहले से ही 3-4 घंटे पहले से ही जगह छिका करके बैठे रहते बैठ थे। जाते थे। ये फ़िल्म शुरू होगी और वो रोड साइड सिनेमा की एक ख़ासियत होती है बड़ी मज़ेदार कि पर्दा लगा है, इधर भी ऑडियंस बैठ के देख रही है, उधर से भी ऑडियंस बैठ कर के देख रही है। इधर वालों को सीधा दिखाई देगा, उधर वालों को उल्टा दिखाई देगा। अच्छा। हाँ, अच्छा, ऐसे हाँ, फिर भी दोनों लोग देखते थे? देखते थे और हाँ। बड़ा मज़े लेकर के देखते थे। तो वो जो कहते हैं आपकी अभिनय की जो मतलब बीज वहीं से पड़ा कि यार ये फ़िल्म है, कैसे बनती है, इसमें काम किया जा सकता है, कैसे हो सकता है? तो वो चीज़ें सोच थी, बट वो बहुत ही छोटा शहर था, चिरमिरी करके जगह जो थी। तो दिमाग में विचार तो था, वो बट फ़िल्म कौन-सी थी और उसमें ऐज क्या थी आपकी? मैं वो होऊँगा 7-8 साल का और 7-8 साल से 12-15 साल तक मतलब वो लगातार हर हफ्ते में संडे को 1 दिन फ़िल्म दिखाना वहाँ फ़िक्स था। तो वो रोड साइड सिनेमा हम देखते ही देखते थे। कुछ समय के बाद वो मतलब मेरे वही जब मैं 15 साल का हो गया तो अच्छा, वो बंद हो फ़िल्म गया। पहली फ़िल्म कौन-सी देखी थी आपने? अरे वो फ़िल्म का नाम याद नहीं आ रहा है, कोई पंजाबी फ़िल्म थी और उसमें एक डायलॉग था वो बड़ा याद था कि मर जावां गुड़ खा करके इस तरह अच्छा। गड्डी जांदी है छलांग मार दी, इस तरह का ये कोई गाना था। फ़िल्म का नाम मुझे याद नहीं है। फिर वो रणधीर कपूर जी की फ़िल्म थी चाचा भतीजा, मतलब इस तरह की फ़िल्में पुरानी-पुरानी फ़िल्में वहाँ दिखाई जाती थी। तो वो देखते थे। सीरियसली कब आपने सोचा? अब चलिए, बचपन में तो ख़ैर बहुत सारे सपने आते-जाते हाँ, रहते हाँ, हैं कि हाँ। ये करना, वो करना जो है। तो गंभीरता से कब विचार किया कि आपने इसी क्षेत्र में आना है? विचार तो था ही कि फ़िल्म में करना है और हमको कोई मतलब रास्ता नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद हम सिनेमा के आदी हो गए थे। हर हफ़्ते फ़िल्म मतलब देखना। हर हफ्ते फ़िल्म देखना और वो घर के पेपर बेच देना, मतलब वो जो कूड़ा इकट्ठा होता था वो बेच के कभी कुछ मतलब जुगाड़ कर लेते थे पैसों का। 2 ढाई रुपए की टिकट होती थी उस समय और 2 ढाई रुपए जुगाड़ कर लेते तो जुनून के हद तक था फ़िल्म का नशा। उसके बाद पढ़ने के लिए 12th के बाद इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए मैं दिल्ली गया। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करने के लिए गया। तो वहाँ फर्स्ट ईयर गया, सेकंड ईयर में एक मेरा मित्र मिला और वो चूँकि मंडी हाउस में थिएटर करता था पहले से, तो मेरे को बोला कि चल ऐसी एक रिहर्सल तुझे दिखा कर के लाता हूँ मैं। क्या होता है? हाँ, मुझे भी शौक लगा, अच्छा नाटक क्या स्टेज पे करते हैं? बोला हाँ, तो वो ले गया मुझे, रिहर्सल दिखाया, देख के बड़ा मज़ा आया, दूर तक मैं दे बैठा रहा, वो बल्कि बोला चल चलते हैं अभी और दूसरी जगह। मैं बोला नहीं रुकना, देखते हैं अभी। मतलब मैं जहाँ आधा घंटा रुकना था, पूरा 1 घंटा रुक के उनकी रिहर्सल देखा। फिर उसके बाद श्री राम सेंटर दिखाया, वहाँ भी एक चमत्कृत मतलब ढंग से मैंने देखा, वहाँ कोई नाटक भी शुरू हो रहा था, चल रहा था। चारों तरफ दिखाया तो मुझे लगा यार कि यहाँ मुझे करना चाहिए और वहाँ भी कैसे करें, किसी भी ग्रुप में ये सच्चाई है, नाटक में ही घुसना कितना मुश्किल है कि आप किसी ग्रुप में फ्री में अभिनय करना चाहते हैं, उसके लिए आप डायरेक्टर को अप्रोच करें। दिल्ली जैसे अच्छे ग्रुप में, एमेच्योर ग्रुप में आपको 6 महीना पीछे बिठा करके वो चाय पिलाना होगा और एक्टरों को, और उसके बाद आपको कभी आप पढ़ने का स्क्रिप्ट मौका मिलेगा या रोल मिलेगा। यहाँ चीज़ें कितनी आसान लगती है ना, आज के दौर में लोगों को कोई भी कुछ भी रहता है। अरे सुनो ना, आप पिक्चर में काम करते हो? बोला हाँ, अच्छा है। अच्छा सुनो ना, मेरा एक भतीजा है, उसको भी लगा लो ना। अब उसको पीछे मेहनत क्या है, क्या चीज़ें हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम। एक बंदा ऐसे ही मुझे बोला कि सर वो आप तो पिक्चर में काम करते हैं, तो मेरा एक भतीजा है, वो बहुत अच्छा दिखता है, उसको ले आओ ना, तो करवाओ ना। तो मैं बोला क्या करता है वो? बोला करता कुछ नहीं है, बहुत अच्छा दिखता है। तो मैं अब उनको कैसे समझाया जाए भाई क्या? तो मैंने बोला आप क्या करते हैं? बोला मैं एसबीआई में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। बोला अच्छा ठीक है। तो बोला मेरे साले का एसबीआई में आप लगवा दो।
और फिर मैं आपका भतीजे का इधर करता हूँ। नहीं सर उसमें कैसे हो? तो मैं बोला सर आप जैसा सोच रहे हो ना उसमें कैसे होगा, उससे कई गुना ज़्यादा इसमें मेहनत है। तो बात अब यहाँ आ जाते हैं कि जैसे थिएटर में ही, तो थिएटर में मैं बताया कि अब मुझे जॉइन करना था, तो भाई डायरेक्टर उस समय एक्ट वन करके एक ग्रुप था बहुत मशहूर, पंडित एन के शर्मा जो थे, तो उनके सामने मैं गया और मैंने कहा ऐसा ऐसा है सर मुझे करना है। तो बोले हाँ हाँ ठीक है आ जाओ कल से। आ जाओ कल से मतलब आज बैठ कर के तुम रिहर्सल देखो, सबको चाय पिलाओ, जब रिसेस में जब 5-6 महीने पुराने जब ग्रुप में हो जाओगे तब तुमको मौका दिया जाएगा या चाहे जो भी है। गए हम तो शुरू के तो कुछ एक दिन ऐसे ही था, पहले जा कर के नौसत्ती में वो जो पूरा झाड़ू वाड़ू लगा के साफ कर देते थे, सब लोग आते थे बैठते थे। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मतलब 10 दिन बाद ही कोई लड़का की कुछ तबीयत खराब हो गया और वो एक अच्छा रोल कर रहा था, उस रोल के लिए वो आया नहीं वो। तो पंडित जी ने मुझे कहा कि तुम पढ़ दो उसकी लाइनें, प्रॉक्सी कर दो। और मैं पढ़ने लगा और वो लड़का नहीं आया, वो रोल मैं ही करने लगा। वो नाटक क्या था, कौन सा? जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, प्ले का नाम था। तो हालांकि ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ भी रही है इस पे कि पीयूष भाई जब उस ग्रुप से छोड़ चुके थे और पोस्टर लगा कि जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, एक्ट ऑन प्रेजेंट्स, और पीयूष भाई ने नीचे लिख दिया और वो सुखी रहे। अरे! खैर, तो वो अलग ही एक मुद्दा है, वो एक से उनका अलग ही जुड़ाव था और वो जुनून की हद तक हमारे सीनियर हैं तो वो काम करते थे। तो पहला नाटक वो मेरा था, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। तो इसका पहला शो कलकत्ता नांदीकार में हुआ था, फिर उसके बाद कई जगह हुए थे। तो वहाँ और कौन-कौन से नाटक किए आपने? उसके बाद एक्टोन ही ग्रुप का ही एक नाटक था किंग लियर, एडवर्ड बॉन्ड का लियर था। और लियर की जब कास्टिंग डिक्लेयर होने वाली थी, देखिए नाटक में आपको पता ही होगा कि 1-2 महीने इम्प्रोवाइजेशन चलते हैं, रिहर्सल चलते हैं और उसके बाद डायरेक्टर को लगता है रीडिंग करवा करके कि कौन किस भूमिका में रहेगा, तो डायरेक्टर फिर 1-2 महीना के इम्प्रोवाइजेशन के बाद अच्छा, डिसाइड पहले करते हैं। रीडिंग होती है, हर कैरेक्टर कोई भी पढ़ता है हाँ, मोस्टली डायरेक्टर बोलते हैं कि कि या आप ये तुम पढ़ो? ये पढ़ लो, तुम हाँ। वो पढ़ लो, और यदि आपके अंदर हिम्मत, पहले तो इम्प्रोवाइज, एक्टोन का तो प्रोसेस ये है कि इम्प्रोवाइज ही करवाते हैं उस नाटक से रिलेटेड, अलग अलग कैरेक्टर बनवा करके उनकी अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं। तो वो 1-2 महीने तक प्रोसेस चला और उसके बाद रीडिंग वगैरह हुई और जिस दिन कास्टिंग डिक्लेयर होना था सारे लोग के नाम आ गए और मुझे उम्मीद थी कि मेरा भी कुछ नाम आए। तो सबसे लास्ट में उन्होंने लेकिन लेयर डिक्लेयर किया कि लियर का रोल, तो लियर का रोल गोपाल कर रहे हैं, तो ऐसा हुआ था। तो एडबॉन्ड बॉन्ड का वो लेयर था। तो कितने समय तक दिल्ली में रहे आप? दिल्ली में मतलब 3 साल थिएटर गया मैंने, 3 साढ़े 3 साल, मतलब एक्टोन में साल सवा साल था, बाकी दिल्ली की रेperटरी है, साहित्य कला परिषद रेperटरी, तो वहाँ ए ग्रेड आर्टिस्ट भी था मैं और रेperटरी चीफ भी था। तो टोटल कितने प्ले हो चुके होंगे 3 सालों में वहाँ पर 3 दिल्ली? सालों में मैंने बहुत नाटक किए, 21 किए, मतलब बहुत मतलब ज़्यादा है वो, 3 साल के हिसाब से। मैं 21 लगातार और कम शोज़ तो काफ़ी हुए शोज़ होंगे। काफ़ी होते रहे और प्लस रेperटरी में तो ये होता है कि 8-10 नाटक एक साथ इकट्ठे तैयार हो जाते हैं, उसके बाद आप चलते जाइए बाहर शोज़ करते रहिए। तो रेperटरी में थे तो वैसे ही था, 8-10 नाटकों का हम लोग का तैयार था पहले से ही और उसके हम अलग-अलग उसमें शो कर देते हैं। तो इस दौरान जो है आपने मन बना लिया कि मुंबई चल के फ़िल्मों के लिए ट्राई करने हैं। हाँ, मतलब नाटक मैं शुरू से क्लियर था कि नाटक में अभिनेता के तौर पे अपने आप को परिपक्व करना है, तैयारी करना है अपने आप। और जिस दौरान मैं नाटक कर रहा हूँ, उस दौरान दिल्ली में कई ऐसे छोटे-मोटे फ़िल्मों की या सीरीज़ की, सीरियल की कास्टिंग वगैरह वाले आते थे और लोग कहते थे कि यार वहाँ उस फ़िल्म का चल रहा है यहाँ तो हम तो जुनून की हद तक नाटक करते थे। बोलते नहीं अभी यहाँ नाटक कर रहे हैं तो केवल नाटक ही करेंगे। फ़िल्म या वो जो भी करना होगा हम बॉम्बे जाके करेंगे तो वहाँ केवल उसी के लिए ही ट्राई करेंगे और वही करेंगे। तो वैसा था। और नाटक का मैंने एक बात बताया भी कि एक समय ऐसा दौर था मेरा कि सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक मैं एक व्यक्तिगत नाटक, प्ले था, 2 ही एक्टर का प्ले है, चित्तरंजन त्रिपाठी उसको डायरेक्ट करते थे, जो अभी एनएसडी में डायरेक्टर हो गए हैं।
उसकी रिहर्सल 6 बजे से 10 बजे तक करता था। 11 बजे से 7 बजे तक हमारी रेperटरी थी, रेperटरी का रिहर्सल करा। 8 बजे फिर मंडी हाउस में आकर के 8 से लेकर के 11 तक मैं एक स्ट्रीट प्ले डायरेक्ट कर रहा था सुभाष चंद्र बोस पे, वो डायरेक्ट कर रहा था, उसका रिहर्सल। मतलब इतना ज़्यादा आनंद आता था उस समय कि वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो वहाँ से फिर मुंबई कब आए? मैं 2001 के मिड में आया मैं, और यहाँ आया तो मतलब हमारे उस समय यही था कि हम जैसे दिखने वाले एक्टरों का और मतलब थिएटर वाले बैकग्राउंड के राम गोपाल वर्मा उस समय भगवान थे। मतलब हम लोगों को ये था कि मुंबई आए और सबसे पहले राम गोपाल वर्मा के ही ऑफिस में जाना है। तो वहाँ भीड़ बहुत लगी रहती थी। नहीं, आराम नगर में नहीं था उनका ऑफिस। उस समय उनका ऑफिस था जुहू में। जुहू में ये जो अपना हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर है ना, उसके सामने था। और वहाँ ऐसे ही एक्टर खड़े रहते थे, 50, 60, 70 एक्टर ऐसे खड़े रहेंगे। और रामू जी की नज़र पड़ी, इसलिए प्रतीक्षा में भी रहते थे कि रामू जी आए, उनकी नज़र पड़ी तो किसी को वो बुला करके कास्ट कर लिया, ऐसा करते भी थे। तो हम भी उस आशा में गए और वहाँ गए तो वॉचमैन हमसे फ़ोटो मांगा। अब चूंकि मुझे ये लगा कि मैं इतना अच्छा लेवल का दिल्ली से थिएटर वगैरह करके आया हूँ, मैं वॉचमैन को फोटो दूंगा, क्यों दूं मैं? ईगो में आ गया ये बात। तो फिर वहाँ मैं थोड़ा सा उससे लड़ पड़ा, बट वहाँ एक रमेश कटकर करके असिस्टेंट थे, उन्होंने बोला लाओ मुझे दे दो, और दिया। और उसके एक हफ्ता बाद ही एक कंपनी फिल्म के लिए मुझे कॉल आ गया। कंपनी में किस तरह का रोल था? बड़े कंपनी में मतलब वही 3-4 सीन छोटे थे, लेकिन रोल एस्टेब्लिश था। एक मतलब अजय देवगन आते हैं फिल्म के मुहूर्त में, उन्हें गोली मारने का ट्राई करता हूँ मैं, विवेक ओबराय बचा लेते हैं। फिर मोहनलाल जी से कन्फ्रंटेशन होता है, पूछताछ होती है, इंक्वायरी करते हैं और टॉर्चर करते हैं मुझे। ये इस तरह का था। तो शूटिंग के दौरान कैसा माहौल रहा? पहली बार अजय देवगन से मिले होंगे, मोहनलाल से मिले होंगे, उनकी बहुत सारी फिल्में पहले देख चुके रहे देख होंगे। चुके थे। जी। देखिए, मैं मतलब जब अभिनय करता है ना तो सामने वाला कैरेक्टर कैरेक्टर ही लगता है। तो मैं वो स्टारडम वाला उसमें नहीं खोया मैं, कि मुझे ये रोल करना है, ये बंदे हैं, इनको मेरा काम है फ़िल्म में कि इनको मुझे शूट करना है। तो मैं वही एटीट्यूड लेकर के चला। हाँ, उसके बाहर अलग से मिलते थे, हाय हम तो नमस्कार है। मोहनलाल जी की एक ख़ासियत बात बता देता हूँ, इतने बड़े अभिनेता हैं वो, हिंदी के उनके इतने लंबे-लंबे मेरे सामने जो डायलॉग थे, वो थे, और वो हिंदी उनकी उतनी अच्छी नहीं थी। मुझसे बैठ कर के वो पूछ रहे थे कि ये मैं सही बोल रहा हूँ, ये मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, सौभाग्य रहा मेरा कि मैं बोला सर आपको क्या? नहीं, बोला नहीं, मैं केवल आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट लैंग्वेज। तो मैं बोला हाँ सर, मैं ऐसे आप बोल सकते हैं, सही बोल रहे हैं जो भी है। तो मोहनलाल जी के साथ ये एक्सपीरियंस उस रहा। फिल्म का कितना फ़ायदा मिला? उस फ़िल्म का फ़ायदा ये मिला कि देखिए, जो भी अभिनय करता है या अभिनेता बनना चाहता है ना, तो सबसे पहली उसकी ख्वाहिश ये रहती है, जब हम नाटक करते थे, तो हमारे शहर वाले पूछते थे, "अरे! टीवी में नहीं आते हो, तुम पिक्चर में नहीं आते हो, कहाँ देखें?" मतलब अब हम उनको क्या उस समय बोले, "अरे! स्टेज पे करते हैं नाटक।" तो उस समय ये लालसा रहती है ना कि हम फ़िल्मों में आएँ, पर्दे पे आएँ और लोग देखें। तो मुझे सड़क पर लोग पहचानना शुरू कर दिए। तो उस फ़िल्म का ये एक फ़ायदा हुआ। और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि मेरे पिताजी जो माइंस में नौकरी करते थे, सिविल इंजीनियर, तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग छोड़ के इस फ़ील्ड में आने की मतलब परमिशन दे दी थी। उनके लिए खुशी की बात ये हुई कि माइंस का जो जीएम होता है, बहुत बड़े पोस्ट का होता है। मेरी जब फ़िल्म कंपनी रिलीज़ हुई, तो वो बंदा घर पे आया और पिताजी से मिला कि आपका ही बेटा हमने सुना है कि फ़िल्म में काम करता है। तो उनसे जब बात हुई तो इस चीज़ को लेके बहुत खुश हो रहे थे वो। तो एक छोटी-छोटी खुशियाँ मिली उस फ़िल्म से। हाँ। और जो फ़िल्में की उसके बारे में कुछ बताएँ कंपनी के बाद? कंपनी के बाद तो देखिए, दौर ऐसा ही चलता रहा। 2 सीन, 4 सीन, 3 सीन, एक हसीना थी। एक हसीना थी के बाद तो उस छोटे-छोटे रोल का ऑफ़र का अंबार आ गया मेरे पास। छोटा ही रोल था फ़िल्म में, लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल था। उर्मिला के घर में बैग रख के जाता हूँ और सैफ का दोस्त बन कर के, और ये वो चीज़ें। एक हसीना थी के बाद मधुर जी के यहाँ से ऑफ़िस से फ़ोन आया। फ़ोन नहीं आया, सॉरी। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। मेरा एक मित्र था,
वो पेज 3 के राइटर के साथ बैठ करके ऐसे ही अपना जूस पी रहे थे वो लोग। शाम को और बात हुई, बात होते होते बोले यार वो दोस्त भी एक्टर ही है, तो उसने बोला कि यार बड़ा परेशान है, कुछ नहीं। बोला नहीं यार, काम करते रहो, अच्छे से काम करते रहो। अब वो एक्टर देखना, वो एक हसीना थी में छोटा सा रोल किया था, उसको मधु ढूंढ रहा है। अरे वाह! अब ये मेरे मित्र को उस राइटर ने बताया। तो अब मित्र सच्चा मित्र था वो। तो उसने दूसरे दिन आकर के मुझे कहा कि यार ऐसी ऐसी बात हो रही है, मधुर भंडारकर तुझे ढूंढ रहे हैं, जा करके तुम मिलो। और हम सुने और सीधे मधुर जी के ऑफिस चले गए। तो मधुर जी ने मतलब बोला अरे हाँ हाँ, बहुत अच्छा हो गया तुम आ गए हो। तो उन्होंने एक छोटा सा रोल ऑफर किया पेज 3 में। तो मैं छोटे शहर का हूँ, विनम्रता हमारी कहीं जाती नहीं। हमने हाथ जोड़ करके कहा कि सर मैं नहीं करना चाहूँगा ये। तो बोले क्यों, तुमने एक हसीना थी में किया था ना। तो मैंने बोला सर किया था, लेकिन यही सोच करके मुंबई नहीं आए तो कुछ अच्छे रोल करने हैं, कुछ करियर बनाना है, कुछ अच्छा करना है। तो वो कुछ देर तक सोचे, खड़े हो गए वो और बोले कि तुम ये फ़िल्म कर लो, इसके बाद मैं एक दूसरी फ़िल्म बना रहा हूँ, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, वो मैं तुम्हें दूँगा। तो मैंने बोला सर जब ये आप कह रहे हैं तो मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। और वो किया मैं। और सच है कि जब मधुर भंडारकर ट्रैफ़िक सिग्नल बना रहे थे, तो मेरा नंबर चेंज हो गया था। मैं बनारस गाँव के साइड ही गया था और गंगा जी में नहाने गया था और वो मोबाइल उसमें गिर गया। और ऐसा सिस्टम था कि उस समय नंबर सेम नहीं हो सकता था। तो वो नंबर मुझे मजबूरीवश चेंज करना पड़ा। तो नंबर मेरा चेंज हो गया था और वो मुझे लोगों से पूछ-पूछ करके, ढूँढ करके अ, बुलाए ऑफ़िस उस समय और वो ट्रैफ़िक सिग्नल वाला रोल मुझे दिया। और जो रोल बहुत ही पॉपुलर हुआ, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे फ़ायदे हुए, पब्लिक में पहचान की वजह से भी, काम फ़िल्मों के मिलने की वजह से भी, बहुत सारी मतलब चीज़ें उस फ़िल्म से हुई। मतलब वादा निभाया उन्हें वादा मतलब। निभाया उन्होंने। और कुछ एक संबंध भी मतलब इंडस्ट्री में ऐसे होते हैं ना सर कि वो हमेशा याद रखे जाते हैं। तो मधुर जी के साथ मेरा ऐसा ही है। वो तो किया ही उन्होंने। उसके बाद जो भी उनकी फ़िल्में होती हैं, मुझे एक अगर जगह रहती है तो बहुत अच्छे रोल में वो देते हैं। और जैसे इंडिया लॉकडाउन, उसके बाद अभी हाल में ही करी उन्होंने, एक अलग ही तरह का रोल मुझे दिया था। इनफैक्ट अभी ये जो चिड़िया उड़ करके मेरी वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है, इसको पहले मधुर भंडारकर ही डायरेक्ट करने वाले थे। बट उनकी कुछ व्यस्तताओं की वजह से और कारणों की वजह से वो नहीं कर पाए। तो मैं तो इन हो ही गया था, बुला लिया था उन्होंने और एक महत्वपूर्ण रोल चिड़िया उड़ में दिया। और बाद में हमारे रवि जाधव जी ने किया, रवि जाधव ने बहुत अच्छा किया। तो वो वैसा है। अच्छा, जब आप मुंबई आए तो उस समय काम मिलता भी था, तो खर्चे-पानी कैसे वो कैसे मैनेज होता था? क्योंकि शूटिंग तो हो गई, कभी-कभार हो गई, कभी महीनों भी नहीं, 2 महीने भी नहीं, तो वो सब कैसे मैनेज हुआ? और ऊपर से शादी भी करके आप आ गए नहीं, थे। शादी करके मैं आया था और ऊपर वाले की कृपा थी, चलता था, कोई मतलब ऐसा नहीं था। बहुत ज़्यादा कभी-कभी परेशानी या दिक्कत हुई, तो मेरे पिताजी से पैसे लेता था मैं। और शादी के बाद बहुत अजीब-सी बात है, पता नहीं मतलब लोग रिलेट करेंगे या नहीं करेंगे। शादी नहीं हुई रहती है ना आपकी, माँ-बाप से ऐसे लड़के पैसा लेते हो आप, "अरे! मेरे को पैसा चाहिए, दो ना आप, ये क्या है आप।" शादी के बाद टोन ही बदल जाता है। मैंने खुद अपने अंदर महसूस किया इस चीज़ को। कैसे माँगे? तो वो वही था कि ऐसा नहीं था कि मतलब ऊपर वाले की कृपा से काम ऐसा-ऐसा था कि चल रहा था, लेकिन कुछ एक पैसे फँस गए थे मेरे। और वो आजकल आजकल उनके हो रहे हैं और आजकल में 2-3 महीना निकला और चीज़ें कुछ वो हो रही थी। तो मैं अपने आप को, मैं सच बता रहा हूँ, बैठे हैं बाबूजी और बात चल रहा है। गाँव गया था तो बात चल रहा है और मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि कैसे माँगूँ मैं, कैसे बोलूँ मैं। और बड़ा मतलब अजीब-सा ही लगा मुझे। तो 1-2 बार जो मदद लेनी थी मुझे, तो पिताजी से ही लिया मैंने। और उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने एक कहा कि थोड़ा-सा मेहनत ज़्यादा करो, बच्चे हो रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी समझो। और यही बात बहुत बड़ी बात हो जाती थी।
मैं बड़ा ये फ़र्क महसूस किया मैंने कि शादी से पहले माँ-बाप से बड़ा खुल के दादागिरी में माँगते थे पैसे, शादी के बाद बड़ा वो हो जाता है। तो ये ऐसे ही तो था। शादी का डिसीज़न पेरेंट्स का था कि आप हाँ, उन्हीं का ही था। वो मुझे इस फ़ील्ड में आने से मना नहीं किए और लेकिन उनकी शर्त थी कि तुम मुंबई जाओगे तो शादी करके जाओगे। मैंने बोला ठीक तो है। ऐसी शर्त क्यों रखी उन्होंने? गाँव के हैं, सोच विचारधारा एक ही लड़का हूँ, उनको लगा हमारी मर्ज़ी से शादी करेगा लड़का और हमारे भी इच्छाएँ उनकी भी बहुत इच्छाएँ हैं ना भाई कि पूरे समाज में मतलब बेटे के एक ही बेटा है और गाँव में जो अच्छा नौकरी करता है ना वो तो सब गाँव में इंजीनियर साहब बोलता तो उनका भी ये लगता है ना सब लोगों को उम्मीद रहती है कि भाई इनके बेटे की शादी होगी, कैसे होगी? तो वो सब सपने उन्होंने सजा रखे थे, तो उस सपनों को मतलब मैं तोड़ना नहीं चाहता था। मैं हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो जब आपने डैडी को बताया एक्टिंग के बारे में, तब वो क्या बोले थे? कुछ तो वो चाह रहे थे कुछ और बने आप? हाँ, मैं वो जैसे इंजीनियरिंग करने आया था दिल्ली और अच्छा वो पूरी हो गई, पूरा हो गया था पढ़ सेकंड सेकंड ईयर में मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे डिसीज़न क्या लेना नाटक करना शुरू कर दिया। अब नाटक करना शुरू कर दिया तो पढ़ाई कहाँ होगी? आपको तो पूरा दिन रिहर्सल है, फिर उसके बाद रोल का तैयारी मतलब पूरा उसी में मन लगा रहता है, पढ़ाई-लिखाई में नहीं। तो उस दौरान बाबूजी को मैंने बताया कि ऐसा-ऐसा मैं नाटक कर रहा हूँ। तो माँ बाबूजी दोनों दिल्ली आ गए। दिल्ली आए तो रिहर्सल देखे वो। रिहर्सल देखे तो फिर उनको लगा कि अच्छा है, ठीक है। हाँ, नहीं उनको फिर बोले करना क्या चाहते हो? मतलब यही मतलब पढ़ाई-लिखाई नहीं? मैं बोला हाँ, तो बोला अच्छा, तो हमसे क्या है? तो मैंने बोला कि अभी हॉस्टल में जैसे कुछ दिन पैसे भेजते थे, नाटक में तो शुरू में पैसे मिलेंगे नहीं, तो आप भेजिए। तो बोले ठीक है, लेकिन कंप्लीट कर लेते तो अच्छा रहता। मतलब भले नौकरी ना करो लेकिन एक ये रहता तो अच्छा रहता। मैं बोला नहीं, मैं यही करूँगा। तो ये था। अच्छा इतने सारे किरदार आपने निभाए जो आप कब लगा कि इस पर्टिकुलर किरदार से हमारी एक अलग पहचान बन गई जो है अब लोग जानने लगे, जिस तरह से जानना चाहिए? सबसे ज़्यादा तो ये ट्रैफ़िक सिग्नल के बाद से चालू हो गया सर। ट्रैफ़िक सिग्नल के बाद क्या होता है ना, दर्शकों का ऐसा होता है कि किसी रोल में आपको देख लिया और याद कर लिया कि ये ट्रैफ़िक सिग्नल वाला बंदा, उसके बाद मेरी कोई और भी फ़िल्म आएगी, किसी और भी रोल में रहूँगा तो वो रिलेट करके बताएँगे, अच्छा हाँ, वो ये है, वो ये है, वो ये है। तो सिग्नल के बाद एक अलग तरह की पहचान हुई। अभी एक जो वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है, चिड़िया उड़, इसके बाद एक अभी मैं जो पब्लिक के बीच में जाता हूँ, तो पहले लोग ट्रैफ़िक सिग्नल ही कहते थे, अभी चिड़िया उड़ भी कहने लगे हैं, तो ये थोड़ा-सा अच्छा अचीवमेंट हो गया मेरे लिए। कि चिड़िया उड़ में मतलब नाम लेकर के राजू भाई आपने बहुत अच्छा किया ये टाइप से, तो थोड़ा सीरीज़ भी काफ़ी लोगों ने देखा है। मतलब जितना मेरे को लग रहा है सबसे ज़्यादा पाताल लोक लोगों ने देखा उस दौरान जो रिलीज़ थी, तीसरे नंबर पे चिड़िया उड़ है। दूसरे नंबर पे है ये शार्क टैंक है, तीसरे नंबर पे चिड़िया उड़ है, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा है। अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर्स का किस तरह का रवैया होता था? एक बार जब लोकप्रिय हो गए, लोग जानने लगे जो है, हुँ, हुँ। तब उनका किस तरह से रवैया होता था? किस तरह से मिलते थे? आप मिले होंगे कई लोगों से। हाँ, बुलाते रहे हैं उनके मैं ज़्यादातर डायरेक्टर्स के थ्रू ही कॉल आया तो उसमें किया हूँ मैं काम। कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू बहुत कम काम किया है मैंने। तो है अभी तो कास्टिंग डायरेक्टर का मुकेश छाबड़ा भी मित्र ही हैं। तो उनके यहाँ भी जाता हूँ लेकिन कई बार संभावनाएँ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ एक रोल मैं जो करना चाहता हूँ उस तरह का उनके पास ऑफ़र नहीं होता है क्योंकि मैं अच्छे रोल, बड़े रोल देख रहा हूँ और कुछ एक रोल वो जो ऑफ़र करते हैं वो मैं करना नहीं चाहता हूँ। तो ऐसे चल रहा है उनसे वैसा ही है। बहुत सारे डायरेक्टर के साथ आपने काम किए। किसका काम ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा आपको? राम गोपाल वर्मा। टैलेंट को बहुत मौका दिया उन्होंने और एक अलग तरह का ही उनका फ़िल्म मेकिंग को लेकर के नज़रिया है और कमाल की फ़िल्में बनाते हैं वो। और श्याम राघवन, श्याम जी ही एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो जिनके सेट पे मैं खुल करके फुल इम्प्रोवाइज़ करता हूँ और उनको पूरा अधिकार भी है कि मुझे डाँट भी देते हैं सेट पे सबके सामने। तो एक हसीना थी के समय से उनके साथ मेरे संबंध हैं। तो लास्ट अंधाधुन किया था मैंने और बीच में अभी इसके लिए बुलाया था 21 करके एक फ़िल्म कर रहे हैं बट कुछ संयोग ऐसा बना नहीं उस दौरान मैं बस्तर कर रहा था। तो ये नहीं कर पाया मैं, तो हर फ़िल्म में मुझे वो बुलाते ही हैं। तो श्रीराम राघवन जी के साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मधुर भंडारकर के साथ भी रहा।
अभी एक फ़िल्म मैंने करी है, वो उसके डायरेक्टर बहुत ही नए हैं और टैलेंटेड हैं, विशाल फुरिया करके नाम है। अजय देवगन प्रोडक्शन की फ़िल्म है, माँ नाम है उसका। काजोल जी उसमें लीड में हैं, फिर रोनित रॉय है, तीसरा महत्वपूर्ण रोल मेरा है। तो वो हॉरर जॉनर की फ़िल्म है, लेकिन वो डायरेक्टर कमाल है। और उसकी एक ख़ासियत मुझे ऐसी नज़र आई कि जैसे कि हम चलते हैं ना मॉनिटर पे, तो हालाँकि हर चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं डायरेक्टर को देखे था। लेकिन उसमें ऐसा उस डायरेक्टर की बारीकी मैंने देखी ना कि वो इतना डिटेल्ड काम करते हैं कि एक एक्टर ने कुछ गलत चाल भी ले लिया या गलत साँस भी ले लिया, कुछ हिचक है, तुरंत पकड़ लेता है वो बंदा। तो बहुत ही मतलब कमाल का डायरेक्टर, मुझे लगता है विशाल पुरिया आने वाले समय में बहुत अच्छे नाम कर क्रिमिनल जस्टिस जो सीरीज आई थी वन, वो विशाल पुरिया ने डायरेक्ट की थी। काजोल के साथ कैसे रहे अनुभव? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, तो मतलब 10-15 दिन कलकत्ता में, 22-23 दिन 25 दिन बल्कि यहाँ, तो बहुत अच्छा लंबा समय गुजारा है, मतलब बहुत अच्छा काम करना और उनको सीखने को भी मिला और वो समझ में आता है यार, वो अभी हैं एकदम वन ऐसे वाले एक्टर हैं वो, अभी हँस रही है, ऐसा अचानक एक्शन अपने रोल पे। हाँ, हाँ, स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला है। हाँ। रामू से जब पहली बार मुलाकात हुई तो किस तरह की बातें हुई? उन्होंने क्या समझाया? क्या बातें हुई थोड़ा उसके बारे में बताएँ? थोड़ा-सा डिटेल में बताता हूँ। बिल्कुल। मैं उस दौरान किसी मित्र के यहाँ था और मैं वॉशरूम में था और मेरा फ़ोन बजा। मेरे किसी दोस्त ने फ़ोन उठाया और बोला कि रामू जी के यहाँ से फ़ोन है तेरे लिए। नया-नया मुंबई में बंदा आया है, 5 या 6 दिन हुए हैं। मैं वॉशरूम में था, मेरा टॉयलेट रुक गया, मैं तुरंत बाहर आ गया। मैंने फ़ोन लिया तो बोला उधर से प्रवाल रमन थे। हाँ, प्रवाल ने बोला कि रामू जी आपसे मिलना चाहते हैं, आप कितने देर में आ सकते हैं? मैंने बोला बस 20 मिनट। मैं 20 मिनट बोला, मैं तुरंत चाय पिया, रिक्शा लिया, रामू जी के ऑफ़िस। रामू जी पहली बार मुझे मिले, आप किसी से भी वो सवाल पूछेंगे तो बड़ा ही मतलब सामने वाला हिचक जाएगा, कोई भी एक्टर हो, तो वो ऐसे तिरछी नज़रों से देखते थे। हाँ, आर यू फ्रॉम एनएसडी? बोला नहीं सर, मैं एनएसडी से नहीं हूँ। तो कितने अच्छे एक्टर हैं आप। अब ये किसी एक्टर से कोई सवाल पूछ ले डायरेक्टर कि कितने अच्छे एक्टर हैं आप, तो मैं इसका क्या जवाब दूँ? तो मैंने कहा कि सर मैं वो तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं थिएटर से हूँ और आप कुछ चाहें तो मैं आपके सामने कुछ मोनोलॉग या कुछ है मैं परफॉर्म करके बता सकता हूँ, तो आप ही निर्णय लेंगे कि कैसा एक्टर हूँ मैं। तो बोले नहीं। फिर वो डायरेक्ट पॉइंट पे आ गए कि ऐसा एक रोल है और इतने तारीख से चीज़ें शूटिंग होंगी और बाहर प्रवाल रमन है, वो आपको बता देंगे कितने पैसे मिलेंगे। खत्म। प्रभाल रमन ने कई फ़िल्में बाद में डायरेक्ट की बाद हैं। हाँ, डरना मना है, हुँ। रूम नंबर समथिंग 420, फिर वो चार्ल्स सोबराज पे भी रणदीप हुड्डा के साथ एक फ़िल्म बनाए थे वो। आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताएँ? एक तो काजोल जी का हो गया हाँ, और एक ये है और इसके अलावा एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ जिसका अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता मैं। तो वो एक काफ़ी अच्छे रोल में है वेब सीरीज़ और उसका जो डायरेक्टर है इंटरनेशनल है। शूटिंग के दौरान कोई ख़ास मोमेंट्स शूटिंग में देखिए एक्टरों के बीच में मस्तियाँ तो चलती ही वहाँ तो रहती चलती हैं। रहती हैं। तो एक मस्ती का एक किस्सा मैं बता देता हूँ आपको। एक मतलब भगवान माफ़ करें अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो। कुछ एक एक्टर होते हैं ना जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो एक नया-नया बंदा बिहार से आया था और हम एक सीरियल का शूटिंग कर रहे थे, नए-नए हम भी थे। सीरियल का शूटिंग कर रहे थे और वो एक्टर इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि वो डायरेक्टर के बोलने से पहले ही वो समझ जाता था। अच्छा, हुँ, क्या कहना चाह क्या रहे कहना चाह रहे हैं हम और करता गलत था। हैं? डायरेक्टर बोले, "हाँ, ये चल एक्शन।" और वो कर मतलब ओवर कॉन्फिडेंट मैं हमेशा गलत कर 2 बार कट हुआ, 3 बार कट हुआ, 4 बार हुआ। तो हम 2-3 दोस्त बैठे थे, तो हमारे पास आया, बोला, "यार क्या नहीं डायरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा है, क्या चाह क्या रहा है वो?" वो नया-नया आया था बम्बई से। मैंने कहा, "देख तू कर रहा है एकदम परफेक्ट, उसी को समझ में नहीं आ रहा है। डायरेक्टर को तेरा जो है हम लोग तो यहाँ ताली बजाने का मन कर रहा था, हम बजा नहीं रहे थे।" डायरेक्टर ने फिर उसको बुलाया, बोला एक्शन, फिर किया उसने। डायरेक्टर बोला, "कट, कौन लाया यार इसको?" हुँ। अरे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ लोग ताली बजाने के लिए तैयार है, आप ही को कुछ बेचारे का पैकअप हो गया, इस चीज़ का दुःख है।